हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने लाइट रिएक्शन तक पढ़ लिया था फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डार्क रिएक्शन। देखो, हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कशन किया था कि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट रिएक्शन बट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या था? ATP एंड NADPH। तो डार्क रिएक्शन इसी ATP और NADPH को यूज़ करके ग्लूकोज या स्टार्च या फूड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नाउ डार्क रिएक्शन होता कहाँ है? तो इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। ठीक है, कहाँ होता है? स्ट्रोमा होता है। ठीक है, अब देखो, डार्क रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। उसमें दो तरीके की साइकिल हो सकती हैं। फर्स्ट इज द C3 साइकिल, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, एंड सेकेंड वन इज द C4 साइकिल। डिपेंडिंग अपॉन किस प्लांट में कौन सा साइकिल चल रहा है। प्लांट्स कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, द C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि C3 प्लांट्स में C3 साइकिल होगा एंड C4 प्लांट्स में C4 एंड C3 साइकिल दोनों होता है। ठीक है, ध्यान रखना, C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल होगा एंड C4 प्लांट में C3 एंड C4 साइकिल दोनों होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं C3 साइकिल की। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज केल्विन साइकिल। एक साइंटिस्ट थे केल्विन साहब, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो C3 साइकिल में होता क्या है? अब हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं तो इट इज़ ग्लूकोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज हो रहा है? तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। ठीक है, देखो, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब स्ट्रोमा में आता है, ठीक है, व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द स्ट्रोमा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे पास विच इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। दिस इज बिसफॉस्फेट, इसको बाईफॉस्फेट मत पढ़ना। ठीक है, there is a carbon dioxide acceptor which is known as ribulose 1,5 bisphosphate। ठीक है, ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो जब ये ऐड होगा तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन ये, एक कार्बन है तो 6 कार्बन हो गया, बट दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल। ठीक है, कैसा? ये अनस्टेबल हो जाता है। तो अब इसको स्टेबल करने के लिए 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाने के बजाय ये 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, सो दिस 3 कार्बन सब कंपाउंड जो बनेगा, दिस इज PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। अच्छा, फॉर द फिक्सेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक एंजाइम प्रेजेंट है, जिस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। ठीक है, क्या नाम है? रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज। नाउ, अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन इस राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या बन गया है? वी हैव 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C3 साइकिल। इसीलिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑफ दिस साइकिल, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है दिस इज
phosphoglyceric acid which is a 3 carbon compound. ठीक है. Now what happens? This PGA undergoes reduction. इस PGA का रिडक्शन होता है. ठीक है. अब रिडक्शन करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH जो बना था, इस ATP और NADPH को यूज़ किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ PGA. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? ATP और NADPH को यूज़ करके PGA को रिड्यूस किया जाता है. तो ATP NADPH जब यूज़ होगा तो इट विल फॉर्म ADP एंड NADP प्लस, और PGA जो है वो रिड्यूस होके क्या बना लेगा? ट्रायोज फॉस्फेट. ठीक है. इट विल फॉर्म ट्रायोज फॉस्फेट. नाउ दिस ट्रायोज फॉस्फेट विल फर्दर फॉर्म द स्टार्च या फिर सुक्रोज. ठीक है. अब यहाँ तक तो हो गया. तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो तो बन चुका है ना. जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, या तो ग्लूकोज या तो स्टार्च या सुक्रोज, कुछ भी है, दैट वाज आवर डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, वो तो बन चुका है. तो अब क्या होगा कि भाई ये जो साइकिल है इसे तो रखते हैं, हमेशा रखते हैं, चलते रहना है, बार बार कंप्लीट करना है इसे. तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस हमें ये भी तो दोबारा चाहिए, कार्बन एक्सेप्टर भी तो दोबारा चाहिए, है ना. तो इस कार्बन एक्सेप्टर को दोबारा से रखते हैं रिलीज़ किया जाता है या फिर इसे रीजेनरेट किया जाता है. तो दिस प्रोसेस विल बी नॉन एज रीजेनरेशन प्रोसेस. और इस रीजेनरेशन प्रोसेस के लिए भी एक ATP का यूज़ होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA है, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इस रिडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं. और वहीं रीजनरेशन में राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक ही ATP यूज़ होता है. ठीक है. सो हेंस दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केल्विन साइकिल. ठीक है. अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि इतना जो पूरा साइकिल हुआ, दिस वॉज टू फिक्स 1 कार्बन. ठीक है. एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 ATP यहाँ, एक ATP यहाँ, 3 ATP यूज होता है और 2 NADPH यूज होता है. ठीक है. अब यहाँ पर अब एक बात देखो कि जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 6 कार्बन है. ठीक है. तो यानी कि अगर हमें एक ग्लूकोज को बनाना है, तो 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा. और 6 कार्बन को फिक्स करना है तो हमें ये केल्विन साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो जब 6 बार चलाएंगे तो हर बार एक एक कार्बन फिक्स होगा. तो यानी कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, द केल्विन साइकिल मस्ट रन 6 टाइम्स, एंड इन 6 टाइम्स 6 कार्बन विल बी फिक्स्ड. 6 कार्बन का फिक्सेशन होगा. और इस 6 कार्बन के फिक्सेशन के लिए कितने ATP यूज होंगे? तो 6 तिया 18 ATP और 12 NADPH यूज होगा. ठीक है. सो दिस इज अवर केल्विन साइकिल. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द C4 साइकिल. ठीक है. देखो, केल्विन साइकिल और C4 साइकिल में एक डिफरेंस ये भी है कि केल्विन साइकिल जो है इट अकर्स इन द मीजोफिल सेल्स. जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है. लेकिन इन C4 प्लांट्स C4 साइकिल अकर्स इन मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. ठीक है. C4 साइकिल मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल दोनों को मिला के होता है. ठीक है. देखो अब यहाँ क्या C4 साइकिल में क्या होता है? द कार्बन कम्स इनटू द मीजोफिल सेल्स, द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द मीजोफिल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट. ठीक है. ये कार्बोनेट के फॉर्म में आएगा. अच्छा, मीजोफिल सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर है दैट इज द फॉस्फोइनोल पायरोवेट. ठीक है. वो क्या है? वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है. C3 साइकिल में इट वाज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. लेकिन C4 साइकिल में यहाँ पे क्या है? फॉस्फोइनोल पायरोवेट है. ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट इस कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है. एक कंपाउंड बनाएगा और इसके अटैचमेंट के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज़ द पेप्केज एंजाइम. ठीक है. इट इज़ द पेप्केज एंजाइम. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ फिक्सेशन हो जाएगा और एक C4 कंपाउंड बनाएगा, C4 एसिड बनाएगा या C4 कंपाउंड बनाएगा विच इज़ द
मैलिक एसिड, ठीक है, विच इज़ अ मैलिक एसिड. नाउ मैलिक एसिड इज अ C4 कंपाउंड, यानी कि इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड. मैलिक एसिड जो है वो चार कार्बन का बना हुआ है, ठीक है. इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल. C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? सो इट इज़ द मैलिक एसिड. इसीलिए C4 साइकिल को C4 साइकिल कहा जाता है, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज द मैलिक एसिड. नाउ दिस मैलिक एसिड इज नाउ सेंट इनटू द बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है. मीजोफिल सेल एक अलग सेल है, बंडल शीथ सेल एक अलग सेल है, तो दो एडजेसेंट सेल आपस में कैसे आके जुड़े होंगे? थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है. तो ये C4 एसिड या मैलिक एसिड जो है वो मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. यहाँ पे इस मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है. डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुआ, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट इन्वॉल्व इन द C3 साइकिल, ठीक है. क्या होगा कि यहाँ से जो मैलिक एसिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड फॉर द C3 साइकिल, जो कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ रखा है, ठीक है. तो अब इस C3 साइकिल में सेम वही होगा जो यहाँ हुआ था, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से CO2 निकल गया, क्या बच गया हमारे पास? क्योंकि C4 कार्बन, 4 कार्बन का कंपाउंड था मैलिक एसिड, उसमें से एक CO2 निकल गया, तो क्या बच गया? 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया, ठीक है. एक C3 एसिड बन गया. इस C3 एसिड को दोबारा से कहाँ भेज दिया जाएगा? टू द मेसोफिल सेल्स. और यहाँ पे फिर वही, क्योंकि हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा से चाहिए फॉर अनदर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से यहाँ पे रीजनरेशन होगा फॉर ऑफ द फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है. सो दिस हैपेंस इन द C4 साइकिल, ठीक है. डिफरेंसेस क्या क्या है C3 और C4 साइकिल में? C3 साइकिल कहाँ हो रहा है? तो इट इज अकरिंग जस्ट इन द मेसोफिल सेल्स. C4 साइकिल मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों में होता है, ठीक है. C3 साइकिल में सिर्फ एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा रहा है, वाइल इन C4 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है. केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था? सो इट वाज राइबोलोज बिसफॉस्फेट. लेकिन C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? इट इज़ PP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है. अच्छा, C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा था? सो इट वाज द फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. वहीं यहाँ C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? या तो वो मैलिक एसिड हो सकता है, या फिर एक और हो सकता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है. तो दीज टू कैन बी द स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड का बनता है, ठीक है. अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि C3 साइकिल जो है फॉर द ऑप्टिमम temperature to run the C3 cycle is around 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. इट इज़ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. लेकिन C4 साइकिल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 to 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 35 to 44 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट सुनो. सवाल ये आता है कि जब यहाँ पर भी C3 साइकिल होना ही था, तो C4, तो ये एक और साइकिल को जोड़ने का क्या मतलब था? देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें मेन डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन द C3 एंड C4 साइकिल. देखो, C3 साइकिल या जो C3 प्लांट्स जो होते हैं, अब C3 साइकिल में एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए उसे 6 बार रन करना पड़ेगा, ठीक है. 6 बार रन करना पड़ेगा, यानी कि जो स्टोमेटा है, ठीक है, उसे 6 बार ओपन होना होगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री लेने के लिए, है ना. तो जब स्टोमेटा 6 बार ओपन होगा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है तो वाटर भी तो बाहर जा रहा है, यानी कि वाटर का लॉस हाई है, क्योंकि बार बार स्टोमेटा को ओपन होना पड़ रहा है. तो C3 साइकिल में वाटर लॉस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है.
वाटर लॉस जो होगा वो ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार ओपन होना पड़ता है। वहीं इसीलिए C3 साइकिल जो है वो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम हो, 20 से 25 डिग्री हो, और वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी हो। ठीक है, रेनफॉल भी ठीक ठाक अमाउंट में अवेलेबल हो। लेकिन वहीं C4 प्लांट जो हैं उनमें क्या है कि इनका यह है कि भाई हम बार बार नहीं खुलेंगे, हम एक ही बार खुलेंगे और एक बार में काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज को फिक्सेशन करने के लिए स्टोमेटा जो है वो एक ही बार ओपन होता है। एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया और फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो लॉस है वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है। ठीक है, कंपेरेटिवली जहाँ पे टेम्परेचर जो वो हाई होता है, अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो, so this was about C3 and C4 cycle. Now we will study about the factors affecting respiration, sorry, photosynthesis. देखो, चलो कुछ फैक्टर्स की हम लोग बात कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले तो एक लॉ पढ़ना है हमें जिसे ब्लैकमैन्स लॉ कहा जाता है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ क्या कहता है, सपोज करो, समझो थोड़ा सा पहले कि तुम्हें चाय बनाना है। ठीक है, व्हेन यू विल हैव टू मेक अ टी, आपके पास दूध भी हाई अमाउंट में, ठीक है, बिल्कुल सही अमाउंट में, ज़्यादा ही है, और चाय पत्ती भी ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हें चाय बनानी है तो एक अच्छा चाय बनाने के लिए क्या, कौन सा फैक्टर ज़रूरी पड़ जाएगा कि चीनी कम है या ज़्यादा है, चीनी कितनी है। ठीक है, तो क्योंकि चीनी कम है, ठीक है, अगर चीनी कम है तो चाय ख़राब भी बन सकती है, चाय ठीक ठाक भी बन सकती है। तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगी। जो भी फैक्टर सबसे कम होगा दैट विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सपोज फॉर फोटोसिंथेसिस हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए। अब इसमें से कोई तीन जो है वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन कोई एक जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वाटर जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर जो है वो वाटर बन जाएगा, और कितना फोटोसिंथेसिस होगा ये यही वाटर डिसाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो नाउ अब फैक्टर्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली लाइट आएगा। ठीक है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, सैचुरेशन कैसे आ जाता है, देखो एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो, ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ROP, एंड दिस इज द सनलाइट इंटेंसिटी, सनलाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी एट द स्टार्टिंग, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम पे आके ना ये जो फोटोसिंथेसिस ये कांस्टेंट हो जाएगा। डजेंट मैटर लाइट कितनी भी बढ़ रही हो, डजेंट मैटर लाइट कितनी भी बढ़ रही हो, ये जो फोटोसिंथेसिस है वो एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज द सैचुरेशन पॉइंट। दिस पॉइंट विल बी नॉन एज द सैचुरेशन पॉइंट, कि अब इसके बाद तुम कितना भी लाइट दे दो अब फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज द सैचुरेशन पॉइंट। और ये सैचुरेशन पॉइंट कहाँ कब होता है, इट अकर्स एट 10% ऑफ टोटल सनलाइट। ठीक है, मान लो कि अगर 100% सनलाइट आ रहा है अर्थ पे, तो इस 100% का 10% सनलाइट जब प्लांट पे पड़ेगा तब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा।
0 से 9% तक ये फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही 10% हिट करेगा उसके बाद से ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज अबाउट लाइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी अगेन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगेन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। ठीक है, वो कितना है 0.05% तक का। ठीक है, इतने परसेंट के बाद जो रहते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होने लग जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। अगेन क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ऑप्टिमम रहेगा फोटोसिंथेसिस उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में भी फोटोसिंथेसिस कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वाटर तो लिमिटिंग फैक्टर है ही। ठीक है, वाटर अगर हम जो हमारा रिएक्शन है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, तो अगर वाटर ही नहीं रहेगा तब तो फोटोसिंथेसिस वैसे ही बहुत कम होगा। ठीक है, सो वाटर इज अनदर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच।